नमस्कार दोस्तों। हम कक्षा 7 के इतिहास का आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और इस टॉपिक के अंदर जो बात हो रही है वो है राजा और उनके राज्य। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से चोल शासकों पे बात है इस बार। और ये चोल जहाँ जहाँ भी कोर्स में है वो सारे के सारे बिंदु आपके इसके लिए बड़े महत्वपूर्ण है ये। और बड़ा बेसिक सा इसमें है आपके कंटेंट। जैसे चोल साम्राज्य का प्रशासन, इसमें चोलों की लोकल गवर्नमेंट के बारे में और ब्रह्मदेव गांव की जो सभाएं होती थी उस पर बात की गई। आईएएस मेंस में कई बार इसका प्रश्न आया हुआ है। इसके साथ साथ चोलों के मंदिर बताए गए हैं, जिसमें गंगईकोंड चोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो और तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो, उन दोनों के बारे में बात की गई है। और काश्य की नर्तकी की मूर्ति की बात की गई है। और आपको पता है कि तीनों की तीनों कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। उरैयर से तंजावुर तक ये भी प्रश्न इसमें है। तो ये पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बेसिक बातें बताई गई है इसमें, जिसमें आपके इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का है। इसमें मोहम्मद गजनवी के जो भारत आक्रमण है उस पर भी बात की गई है इसके अंदर। इसमें अलबरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उस पर भी बात की गई है। फिर प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान है, तो प्रशस्तियों में यहाँ पे मिहिर भोज की जो आपके ग्वालियर प्रशस्ति है जो बालादित्य ने लिखी थी उस पर बात की गई है। भूमि अनुदान के जो ताम्रपत्र होते थे उस पर बात की गई। और साथ में इसमें रास तरंगिणी के लेखक कल्हण के बारे में बात की गई है। कल्हण की रास तरंगिणी के बारे में सामान्य बिंदु इसमें कवर किए गए हैं। राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था उस पर बात की गई है। और फिर नए राजवंशों का उदय, तो इसमें राजपूत काल के अंदर कौन कौन से राजपूत राज्यों का एक प्रकार से विकास हुआ था उस पॉइंट पे इसमें बात की गई है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये पूरी पुस्तक जो है 7वीं कक्षा की, ये 750 से लेके और आपके 1750 तक का जो मध्यकाल है उस पूरे को कवर करती है, इंक्लूडिंग जो पूर्व मध्यकाल है उसको भी साथ में कवर करता है। तो इस किताब में हमें काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। कक्षा 6 में जो हमारा अतीत है उसमें मैंने 17 लेक्चर डाल रखे हैं, आप देख लेना। उनमें आपके प्राचीन पूरा कवर था, इसमें मध्य पूरा कवर है। और ये 8 पार्ट है, दूसरा शुरू किया है। 8 पूरे होते हम आधुनिक शुरू करेंगे, जिसमें 8वीं कक्षा में आधुनिक भारत पूरा ही है। ये 3 करने के बाद हम सीधे 12th क्लास में जाएंगे, क्योंकि 9th 10th और 11th में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो मैं एप्लीकेशन पे करवाऊंगा, यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे केवल इंडियन हिस्ट्री रहेगी। तो इंडियन हिस्ट्री में क्योंकि मोस्टली सारे एग्जाम्स में इंडियन हिस्ट्री रहती है। तो अब आप देखिए नए राज्यों का उदय, राज्यों में प्रशासन। अब मैं कोशिश करूँगा कि पहली जो 4 हेडिंग है इसको इस क्लास में करूँ, और आगे जो क्लास होगी उसमें चोल राज्य के बारे में पूरी बात कर लूँगा। ठीक है, तो 2 क्लासेस होगी इसमें, और एक एक क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले मैं समझाऊंगा, साथ साथ में लिखता जाऊंगा। और नोट्स पद्धति से हम पढ़ रहे हैं, इसमें साथ साथ में आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। ये किताबें पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी का कोई भी ब्रीफ किताबें जो तो मार्केट में आती है, जीस्ट आते हैं, उनको किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना पढ़ लेना। और साथ में अगर आपको लगे कि आप फ्री बैठे हैं तो आप मूल किताब ला के साथ में पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ठीक ही लगेगा, खराब नहीं लगेगा, पढ़ना ही चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं केवल इस पर डिपेंड रहूँगा, तो आपको जीस्ट पढ़ने की, मार्केट के मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए मेरी क्लास को, साथ में शॉर्ट में नोट्स बनाते ले लीजिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं टॉपिक भी पढ़ लेता हूँ, तो बड़े टॉपिक है नहीं, आप आराम से, हर टॉपिक 5-7 पेज का है, और ये पढ़ने के बाद उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में भी बढ़िया आ जाएगा। और कोई तथ्य जो आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए, तो ऐसा कोई तथ्य होगा नहीं, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट्स ले लिए हैं जो मेरी समझ के अनुसार ठीक थे, और एडवांस में भी फैक्ट हमने डाल दिए हैं। तो आप एक बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये किस एग्ज़ाम में उपयोगी रहेगी एनसीईआरटी, तो मैं आपको बता दूं कि भारत और राजस्थान के अंदर भारत भर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ जहाँ भी इतिहास पूछी जाती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं होगा जिसमें इतिहास नहीं पूछी जाती। कई पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं पूरे, तो सब में काम आएगी। और ऐसा कोई पेपर होता नहीं जिसमें इंडियन हिस्ट्री होती नहीं है। तो मुझे लगता है कि
ये एक बेसिक्स है। और कई बच्चे कहते सर हम कौन से टॉपिक पढ़ें। मुझे लगता है कि टॉपिक की बजाय आप समग्रता से पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से याद होगी। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको जो ठीक लगे वो पढ़ लीजिए। लेकिन एक सुलझा हुआ विद्यार्थी हमेशा पूर्णता के साथ चीज़ें पढ़ता है, चुन चुन के टॉपिक नहीं पढ़ेगा कि जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया 2 नहीं पढ़ोगे तो परिणाम ये निकलता है कि अल्टीमेटली आप है वो कोर्स पूर्ण नहीं कर पाओगे और सही तरीके से चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं राजा और उनके राज्य कैसे चलते थे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, इस समय मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गुप्त काल खत्म हुआ भारत के अंदर और हर्षवर्धन और ये पुष्यभूति वंश जो था, जैसे अपन वर्धन वंश भी कहते हैं, ये आरंभ हो चुका था। और ये जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद में भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, सेंट्रल पावर नहीं था। और आपको पता है कि जब केंद्रीय शक्ति नहीं होती है तो जो राज्य होते हैं वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। जब केंद्रीय शक्ति होती है, केंद्र जब ताकतवर होता है तो स्टेट अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र उनके ऊपर कभी भी अभियान कर सकता है। और ये स्थिति ऐसी बनती है कि चाहकर भी स्टेट केंद्र के अधीन रहते हैं, न चाहते हुए भी, क्योंकि वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। और जब केंद्र कमजोर होता है तब स्टेट अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं और परिणाम ये निकलता है कि कई सारी पावर अस्तित्व में आ जाती, कई सारी शक्तियां अस्तित्व में आ जाती है। अब आप देखिए, 650 के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश समाप्त हो गया। और वर्धन वंश समाप्त होने के बाद कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही। और जब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही तो भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो शक्तिशाली जातियां रहती थी, स्पेशली राजपूत, कुछ जगह पे मराठा, कुछ जगहों पे जाट, इन जातियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने अपने राज्य बना दिए गए। तो इस प्रकार 650 के बाद, 7वीं शताब्दी आप कह दो, उसके बाद है वो भारत के अंदर कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। मोस्टली सारे राजपूतों के राज्य थे, इसलिए 7वीं शताब्दी के बाद का जो काल है ये राजपूत काल कहलाता है, 12वीं शताब्दी तक का। जब तक मुसलमानों का शासन शुरू नहीं हुआ तब तक हम इसको राजपूत काल कहते हैं, 7वीं से 12वीं शताब्दी। और ये किताब पूरी उसी की है। इस किताब में 12वीं शताब्दी के बाद सल्तनत काल आया, वो अगला टॉपिक सल्तनत काल है, उसके बाद मुगल काल का टॉपिक है। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। जैसे आपके चौहान थे, परमार थे, चालुक्य थे, जेजाक भुक्ति के चंदेल थे, कन्नौज वाराणसी के आपके गेहड़वाल थे, ये सारे चालुक्य थे गुजरात के अंदर। मालवा के परमार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, इन सब ने आज़ाद घोषित कर दी और ये सभी मोस्टली राजपूत थे, इसलिए इस पूरे काल को हम राजपूत काल भी कहते हैं। जैसा कि ईश्वरी प्रसाद इसको स्टेट विद इन द स्टेट का काल कहते हैं, राज्य के भीतर राज्यों का काल ईश्वरी प्रसाद इसको कहते हैं। इस दौरान कई राज्य अस्तित्व में आए, जैसे चौहान आए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, कई राज्य अस्तित्व में आए, जैसे चौहान अस्तित्व में आए, ठीक है, परमार अस्तित्व में आए, परमार, एक सेकेंड, चौहान, परमार, यहाँ पे कन्नौज के अंदर आपके गेहड़वाल, जेजाक भुक्ति के चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, इधर बंगाल में पाल वंश के शासन शुरू हुआ, दक्षिण में इधर पूर्वी चालुक्य, इधर राष्ट्रकूट शासक हो गए, चोल हो गए। ये पूरा मैप दिया हो, आप इसको बढ़िया से देखना, मैप को अच्छी तरीके से, किताब में भी है और मैं भी आपको बता रहा हूँ। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, चहमान, ये सारे आपके राज्य अस्तित्व में आए 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। इनके पीछे का कारण क्या था? केंद्रीय शक्ति का कमजोर होना। तो सेंट्रल पावर जब जब कमजोर हुई है तब तब
राज्य अस्तित्व में आए। तो जब मुसलमानों का भारत पे अटैक हुआ, और इसी अवधि में अटैक हुआ था, तब उनको किसी एक शक्ति से नहीं लड़ना था। अगर ये सारे एक होते तो मुस्लिम कभी सफल नहीं हो पाते थे, कभी सफल नहीं हो पाते। इधर सब दिक्कत क्या थी, सारे बिखरे हुए थे, आपस में लड़े हुए थे, और इसी इनकी जो आपसी जो द्वेष था, आपसी जो इनकी लड़ाई थी, उसी का फायदा बाहरी आक्रांताओं ने उठाया था। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य एक ढीला ढाला संघ, जैसे आप कह सकते हो, वो था। अब इन राजाओं का काल था ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के प्रमुख राज्य थे, और ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये विषय में प्रवेश कर रहे हैं। आप मेरे साथ समझते जाइए। वर्धन वंश के पतन के बाद भारत में केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में भारत के विभिन्न भागों में शक्तिशाली जातियां, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जातियों ने स्वतंत्रता घोषित की। जिनमें प्रमुख थे, ठीक है। अब इनमें देखो, ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत थे। इनमें आपके जैसे मयूर वर्मन ये ब्राह्मण था, और कर्नाटक क्षेत्र में वनवासी एरिया में कदम्ब वंश की स्थापना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों का मान है तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र भी ब्राह्मण थे। तो इस समय केवल राजपूत ही नहीं बल्कि और भी वंश के थे। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग भी ब्राह्मण था, ऐसा मानते हैं, कुछ स्रोत मानते हैं। तो इस समय दंती दुर्ग के बारे में क्षत्रिय ज्यादा माना जाता है, हालांकि लिखा हुआ एक दो जगह ब्राह्मण का भी है। तो इस समय स्थिति ये थी कि कुछ जगह पे ऐसे चौहानों को भी ब्राह्मणों की संतान बता देते हैं, और चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बिजोलिया के अंदर जो लेख मिला उसमें विप्रश्री वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया चौहानों को भी। खैर, ये बाद की बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस अवधि में शक्तिशाली जातियों ने स्वतंत्रता घोषित की, जिनमें से कई प्रमुख थे, जैसे आपके अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान को चहमान भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपके मालवा के परमार, जेजाक भुक्ति के चंदेल, और बनारस व कन्नौज के गहड़वाल, इसके अलावा आपके
गुर्जर प्रतिहार, कई सारे थे, पाल, चोल, गुजरात के चालुक्य, चालुक्य की कई शाखाएं थी। ये गुजरात के जो चालुक्य थे, जैसे सोलंकी भी कहते थे, वो चालुक्य थे। ये सारे वंश जो है इस समय, ये मैंने यही नाम लिखे और कुछ अलग से नहीं लिखा है, ये सारे सारे वंश इस समय स्थापित हुए थे। और इनके पीछे से मेन जो मुख्य कारण था वो सिर्फ इतना था कि केंद्रीय शक्ति थी नहीं। केंद्रीय शक्ति होती तो इनको दबा के रखती है। फिर जब सल्तनत काल अस्तित्व में आया और जब अलाउद्दीन खिलजी के शासन शुरू हुए, तुगलक के शासन शुरू हुए, तो उन्होंने इन सारे क्षेत्रीय राज्यों को नष्ट करके वापस केंद्रीय शक्तियां मजबूत करी और भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य सारे समाप्त कर लिए गए और वो जितने भी राजा थे उनको अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया गया। समझ गए आप? तो जब जब केंद्रीय शक्ति मजबूत हुई है तब तक एकीकरण हुआ है, जब तक केंद्रीय शक्तियां कमजोर हुई तब तक नए राज्यों का उदय हुआ। तो ये इस समय कई सारे नए राज्य उत्पन्न हुए थे, इसमें से मोस्टली सारे राजपूत थे। इस कारण इसको है वो एक प्रकार से राजपूत राज्य भी कहते हैं। तो नए राजवंशों का उदय हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें ये साथ में चलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें इसी हेडिंग का ही हिस्सा है, वैसे ये भी इसी हेडिंग का हिस्सा है, तो आप उसको टेंशन मत लें, ये एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। अधिकांश राज्य राजपूत थे, इस कारण यह अवधि कौन सी 7वीं से 12वीं शताब्दी की, यह अवधि राजपूत काल नाम से जानी गई। और तराइन के दूसरे युद्ध में जब आपके पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए तो उस समय ये राजपूत काल समाप्त माना गया और उसके स्थान पे मुस्लिम युग की शुरुआत हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजपूत थे, ब्राह्मणों के भी उदाहरण आते हैं, यादवों के भी आते हैं, अहीर जैसे हम कहते हैं, कईयों के उदाहरण आते हैं, लेकिन मोस्टली सारे राजपूत थे। यद्यपि ब्राह्मण वंश भी थे। इस समय ऐसा नहीं है कि नहीं थे। कौन से थे? जैसे गुर्जर प्रतिहार, यही 2 उदाहरण एनसीईआरटी ने दिए हैं। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे और वनवासी इनकी राजधानी थी। वनवासी कर्नाटक में। तो ऐसा नहीं था कि केवल राजपूत थे, हाँ, लेकिन अधिकांश कौन थे? राजपूत थे। 2 उदाहरण एनसीईआरटी ने अलग से दिए। अब मैं इस बात को वापस शुरू करता हूँ। तो अधिकांश शासक कौन थे? राजपूत थे, इसलिए इस काल का नाम इन्होंने बेसिकली क्या दिया है? एक प्रकार से राजपूत काल दिया है। ठीक है, ये मयूर शर्मण था।
हम्म, अब आगे देखिए, हालांकि मैंने नेट के कोर्स में कदम वंश पूरा अलग से पढ़ाया है आपको, आपने अगर क्लासेस ली हो तो पता होगा, नहीं तो वैसे भी कदम वंश नेट के कोर्स में अलग से भी आता है सिलेबस में। अब देखिए, अब इन राजपूतों के अधीन ये राजपूतों ने बड़ी उपाधियां ली थी, जैसे महाराज धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। और इनका मतलब ये था कि त्रिभुवन मतलब 3 लोकों का विजेता, महाराज धीराज का मतलब सभी राजाओं का राजा। इस टाइप से बड़ी बड़ी उपाधियां ली जाती थी। लेकिन उपाधियां भली ली, लेकिन इन्होंने अपने राज्य को जो है वो विभिन्न सामंतों में बांट रखा था। इनके अधीन कई सामंत होते थे। सामंत जनरली मातहत कहलाते थे, जो राजाओं के ऊपर निर्भर थे। राजाओं ने क्या किया था, अपनी जैसे भूमि है उस भूमि को सामंतों के अधीन कर दिया था। शासन व्यवस्था सामंत देखते थे, कानून व्यवस्था सामंत देखते थे वहाँ की। राजा को युद्ध की आवश्यकता होती थी तब वो सामंत सेना लेके राजा के लिए युद्ध में भाग लेने के लिए आते थे। सामंत वार त्योहार उपहार के रूप में पैसे लेके आते थे। राजा को बाकायदा वो सामंत टैक्स वगैरह भी देते थे। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि राजा कंप्लीटली सामंतों के ऊपर डिपेंड हो गया था। और धीरे धीरे सामंत कई बार इतने मजबूत हो जाते थे कि वो राजा को ही हरा देते थे। जैसे एक उदाहरण आता है इतिहास में राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग का। दंती दुर्ग ने क्या किया, अपने शासक चालुक्य शासक को पराजित करके और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कराई और हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है दोबारा क्षत्रिय के रूप में जन्म होना। राष्ट्रकूटों को कई बार क्षत्रिय नहीं मानते, तो हिरण्यगर्भ के द्वारा एक प्रकार से क्षत्रियत्व प्राप्त होता है और ये ऐसा यज्ञ ब्राह्मणों से करवाया जाता है। तो इस टाइप का यज्ञ करवा के उसने है वो सामंत ने राजवंश की स्थापना कर दी थी। तो सामंत बेहद मजबूत हो गए थे और सामंतों के सहारे ही पूरी शासन व्यवस्था चलती थी। मेरा कहने का मतलब ये कि नए राजवंश राजाओं ने बड़ी बड़ी उपाधियां भले ली, लेकिन अपना राज्य जो है वो एक प्रकार से उन्होंने सामंतों के हवाले कर रखा था। केवल सामंत ही नहीं, बल्कि बड़े व्यापारी और जितने किसान समूह थे, इनमें इनको भी कई सारी शक्तियां दी हुई थी। तो राज्य की शक्तियों का एक प्रकार से बंटवारा किया हुआ था। तो पहली बात तो ये होगी कि राजपूत काल से नाम से जाना जाता है, ये सारे स्टेट थे इसके अंदर। और आगे हम क्या लिखने वाले हैं कि इन राजाओं ने जो है वो बड़ी बड़ी उपाधियां ली थी। समझते जाना, ये टॉपिक को हम बड़ी आराम से पूरा कर देंगे। इस समय राजाओं ने बड़ी उपाधियां, कोष्टक में लिख लेते, उपाधियों के नाम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ी उपाधियां जैसे आपके महाराज धीराज, महाराज धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, बड़ी उपाधियां अवश्य ली थी, मगर शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब जैसे सारी शक्तियां अगर राजा अपने पास रखता है तो शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जैसा कि मौर्य काल में था। शक्तियों का केंद्रीकरण था उस समय, मतलब शक्तियां सारी राजा के पास में थी, बस उसने है वो बड़ी नौकरशाही के जरिए उन सारी शक्तियों को संचालित करने की कोशिश की थी। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, शासन की शक्तियां जो है वो बांट देना सबको। तो पावर डेलीगेट नहीं करना बल्कि डिसेंट्रलाइज करना था। तो अवश्य ली थी, मगर शासन की शक्तियों को विकेंद्रीकृत किया गया था,
किया गया था, क्योंकि ऐसी शक्तियां लेने के बावजूद भी शासन के अंदर किसमें सामंत थे, सामंत को जनरली मात हत कहते थे। ब्राह्मण संगठन ठीक है, ब्राह्मण संगठन हो गए, किसान व्यापारी हो गए, किसान व्यापारी जितने भी थे, किसान व्यापारी, इनके पास में पावर होते थे, क्योंकि ये सारे ऐसे वर्ग थे जो बेहद प्रभावी थे। बेहद प्रभावी इसलिए कि सामंत पूरी शासन व्यवस्था को संचालित करते थे, राजस्व वसूली का काम करते थे। ब्राह्मण संगठन जो थे, ब्राह्मण ऑलरेडी मजबूत थे, कोई भी कर्म कांड से लेके राजाओं को सलाह परामर्श से लेके सारा काम ब्राह्मण करते थे। किसान लगान, सबसे अधिक राजस्व का जो स्रोत था लगान, वो किसानों से प्राप्त होती थी। व्यापारी राजस्व देते थे, रेवेन्यू देते थे, और राजस्व जो है वही राजस्व राजाओं की पूरी राज्य की एक नींव थी, उसके बिना तो कोई काम नहीं होना था। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे बड़े पावरफुल थे और इनके पास में शासन की शक्तियां रहती थी। ठीक है, अब अपन एक एक को समझते हैं। पहले सामंत को देखते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि राजपूत काल था, राजाओं ने उपाधियां ली थी और राजा इनकी सहायता से शासन करता था। राजा इनकी सहायता से शासन संचालन करता था। संचालन करता था। ठीक है, आगे देखिए। अब आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब इनकी सहायता से शासन संचालन होता कैसे था, राज्यों का प्रशासन कैसे काम करता था, इस पे हम सीधे आ जाते हैं। अब आगे देखिए। सबसे पहली बात, राजाओं ने अपनी जो भूमि थी वो सामंतों में विभाजित कर रखी थी। सामंतों को मात हत भी बोलते थे ऐसे। और सामंतों से राजा क्या उम्मीद रखते थे? युद्ध में सैनिक सहायता की उम्मीद रखते थे, उपहार की उम्मीद रखते थे, और साथ में अपने उस क्षेत्र के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने की उम्मीद रखते थे और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद रखते थे। और इन स्थितियों के बाद परिणाम क्या निकला कि सामंत मजबूत हो गए और राजा जो थे वो डिपेंड हो गए किसके ऊपर? सामंतों के ऊपर। और कई बार सामंत जो थे वो बागी हो जाते थे और राजा इतना मजबूत होता ही नहीं था फिर, क्योंकि राजा सैनिक भी नहीं रखता था, वो सब सामंतों के ऊपर डिपेंड था। और कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि वो सामंत राजा को पराजित करके नए राजवंश की स्थापना कर देता था। दंती दुर्ग का सबसे बढ़िया सा उदाहरण इसमें आता है। हम इसको लिखते हैं कि राजाओं ने अपने राज्य का बड़ा हिस्सा सामंतों के नियंत्रण में रखा होता था। राजा सामंतों से निम्न उम्मीदें रखता था। राजा सामंतों से क्या चाहता था? सबसे पहली बात, युद्ध में सैन्य सहायता चाहता था।
दूसरा, कानून, न्याय प्रशासन चाहता था, प्रशासन और क्या चाहता था, लगान मतलब उपहार, उपहार तथा आय का हिस्सा चाहता था। ये उम्मीदें रखता था राजा कि राजा सामंत ये करे। अब जब सामंत सब ये करेगा तो राजा फिर क्या करेगा? राजाओं के पास में बहुत काम नहीं होते थे, फिर ये चीज़ें मिल जाती थी और फिर जब कभी संघर्ष की स्थिति आती थी तो लड़ने के लिए भी सामंत आते थे। ठीक है, तो इसको आप पीछे ऐसे इसके ऐसे करके लिख सकते हो, सामंत अत्यंत शक्तिशाली हो गए और कई दफा सामंतों ने राजा को पराजित करके और अपने नाम से राजवंश की स्थापना कर दी थी। दंती दुर्ग का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सामंत अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, हो जाते थे। सामंत दंती दुर्ग ने अपने राजा, अपने चालुक्य शासक को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये इतने मजबूत हो जाते थे कि कई बार अपना वंश स्थापना कर लेते थे। ब्राह्मणों की सहायता से द्वितीय या पुनः क्षत्रियत्व प्राप्त करने हेतु हिरण्यगर्भ का यज्ञ जो भी इसने करवाया था, दंती दुर्ग ने। ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रियत्व प्राप्त करने हेतु हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, आता भी है कि किस शासक ने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। उद्देश्य था क्षत्रियत्व प्राप्त करना और कहने का मतलब ये था कि किस तरह से सामंत शक्तिशाली हो जाते थे तो वो अपनी सत्ता स्थापित भी कर लेते थे। तो राजाओं ने बड़ा हिस्सा सामंतों के नियंत्रण में एक प्रकार से सौंप रखा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जनरली इतना होता नहीं था, ये ठीक है थोड़ा सा रहता था। और ये सामंत जो थे वो कई बार आपकी बड़ी बड़ी उपाधियां भी लेते थे, महासामंत, महामंडलेश्वर, ऐसी उपाधियां भी लेते थे। सामंतों ने ये लिख लेते हैं, सामंतों ने महासामंत और महामंडलेश्वर
जैसी उपाधियां ली थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि किस तरह से वो अपने आप को एक ठीक तरीके से मजबूत कर चुके थे। अब दूसरी बात, ये तो सामंतों का मैटर हो गया। राज्य की वित्त का जो मेन आधार था, अब ये सामंत तो आपके क्लियर हो गया। अब दूसरा था राज्य की वित्त का आधार, वो था किसान और व्यापारी। ठीक है, अब राज्य की वित्त का मेन आधार लगान और राजस्व था, टैक्सेस थे, जो किसानों से, व्यापारियों से वसूले जाते थे। और ये वसूलने का कार्य अधिकारी करते थे। अधिकारी जनरली जो पावरफुल लोग होते थे, समाज के अपने लोग थे, उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था और उनको कई बार वंशानुगत पद दे दिया जाता था। ये लोग टैक्स वसूलते थे और इसी टैक्स से राज्य के अंदर मंदिर बनाना हो, कोई काम करना हो, तालाब बनाना हो, सारे काम, युद्ध करना हो, ये सारे कार्य है वो उसी राजस्व से संपादित होते थे। चोल अभिलेखों में 400 टाइप के करों का उल्लेख है। कदमई, वेट्टी, और चोलों के अंदर तो देखिए आप, कदमई और वेट्टी के अलावा छत के ऊपर, खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी यूज की जाती है उस पर भी टैक्स लगता था। किसी घर की छत बनाते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। ऐसे ऐसे टैक्स थे। खेत के अंदर जाने के भी टैक्स थे। 400 टाइप के टैक्सेस का उल्लेख है वो चोल अभिलेखों में हमें मिलता है। तो इस समय कई सारे टैक्सेस थे और यही कर राज्य की इकोनॉमी के मेन बेस थे और ये कर जनरली व्यापारियों और किसानों से लिए जाते थे। इस कारण हम कहते हैं कि किसान और व्यापारी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे उस समय। राजपूत काल की हम बात कर रहे हैं, तो आगे देखिए। तो अब देखिए क्या हुआ, ये सारी चीजें आ गई। अब देखिए आगे, राज्य की वित्त का जो प्रमुख आधार था, राज्य की वित्त का प्रमुख आधार लगान। लगान किससे ली जाती थी? किसानों से, शिल्पकारों से, कारीगरों से। ये कारीगर वगैरह जितने भी थे, ये सब लोग है वो लगान देते थे। प्रमुख आधार लगान तथा विभिन्न प्रकार के कर थे। कर, जो कर थे। ठीक है, लगान और कर थे। इस राजस्व से या इस वित्त से क्या क्या होता था? इस वित्त से कई काम करते थे ये लोग, जैसे मंदिर, दुर्ग निर्माण, युद्ध करने हो, प्रशासनिक व्यय, तनख्वाहें वगैरह देनी पड़ती थी, और राज्य के जितने भी खर्चे होते थे वो सारे इसी व्यय से होते थे। ये सारा पैसा जो है वो लगान और विभिन्न प्रकार के करों से वसूला जाता था। वसूलने की जिम्मेदारी अपने अजीज लोगों को दी जाती थी, उन्हीं को अधिकारी बनाया जाता था और वो जनरली प्रभावशाली परिवारों से होते थे इनके लोग, और ये वंशानुगत पद कई बार दे देते थे। राजस्व वसूली का कार्य, जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे आता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। एक सेकेंड, यहाँ लिख लीजिए, नई स्लाइड ले लेते हैं। राजस्व वसूली का कार्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। अधिकारियों द्वारा किया जाता था।
ठीक है। ये अधिकारी जो प्रभावशाली परिवार होते थे उनसे लिए जाते थे और फिर इनको वंशानुगत पद दे देते थे। ये अधिकारी प्रभावशाली परिवारों से लिए जाते थे। सामान्यतः यह पद वंशानुगत कर दिए जाते थे। सामान्यतः यह पद वंशानुगत होते थे। कौन ही पद छोड़ेगा ये? ठीक है। प्रभावशाली परिवारों से लिए जाते थे और ये आजकल तो कैसे लेते हैं, आजकल परीक्षा लेते हैं, रिटर्न करते हैं। पहले जो शक्तिशाली परिवार होते थे उन लोगों से इस टाइप के भर्ती की जाती थी। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, उस समय कई प्रकार के कर प्रचलित थे। चोल अभिलेखों में 400 प्रकार के कर हमें मिलते हैं। कुछ नाम एनसीईआरटी ने लिखे, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। इस समय कई प्रकार के कर प्रचलित थे। इस समय कई प्रकार के कर प्रचलित थे। सेकंड, कई प्रकार के कर प्रचलित थे। चोल अभिलेखों में 400 प्रकार के कर करों का विवरण है। ठीक है। जैसे कुछ नाम अगर मैं बताऊं तो एक आता वेटी। वेटी क्या होता था? वेटी जबरन श्रम करवाया जाता था। पैसे नहीं दिए जाते थे बल्कि जबरन श्रम प्रणाली थी। कोई सड़क बनानी हो या फिर कोई आपके यूं कहिए कि कई बड़े लोगों के काम करवाने हो तो वेटी कहते थे उसको। दूसरा था कदमई। कदमई था बेसिकली भू राजस्व। मैं आपको बताऊं, अध्यापक L2 के अंदर जो SST का पेपर आता है रीट में, उसमें इस बार नए तौर पे चोल जुड़ा है कोर्स में, पहले नहीं था। ये भू राजस्व को क्या कहते थे? कदमई बोलते थे। और मुझे लगता है कि यहीं कहीं से प्रश्न है वो एक आधा आ सकता है। इसके अलावा मकान पर छज्जा डालने का भी टैक्स लगता था। और मैंने आपको कहा ना, खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो चाड़ी यूज की जाती थी उस पर भी टैक्स लगता था। मकान पर छत डालने का कर, खजूर, ताड़ वृक्ष पर चाड़ी मतलब सीढ़ियां उपयोग करने का कर, 400 प्रकार के कर थे। अब अगर ये प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन में कर नहीं था, तो हम ये प्रश्न मकान पर छत, ये जनरली यही सोचते हैं कि ऐसा कोई टैक्स थोड़ी होता होगा एक जनरल सेंस के अनुसार।
बाकी संपत्ति, अगर बाप की मृत्यु हो गई और उसका जो वारिस है वो अगर उस संपत्ति को लेना चाहे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था, उत्तराधिकारी कर। संपत्ति पर उत्तराधिकारी कर। तो ऐसे कई सारे टैक्स है वो लगते थे। मैंने तो 4 नाम वही बताए हैं, 5 नाम जो एनसीईआरटी ने बकायदा एक ब्लॉक करके अलग से लिखे हैं, बाकी मैंने तो उसको छोड़ दिए। मोस्टली 5 नाम एनसीईआरटी वाले हमने ले लिए हैं। ठीक है, इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कौन से? एक ये राजवंशों का उदय, जिसमें हमने ये सारे राजवंश ले लिए, और दूसरा हमने पढ़ लिया है राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था। अब मैं बात करूंगा प्रशस्तियों और भू अनुदान पे। ठीक है, प्रशस्तियां क्या होती हैं? प्रशस्तियां, आप है ना, ये चित्र जो मैंने लिए आप उसको भी देखते रहना साथ में। जैसे ये एलोरा का जो गुफा चित्र है, एलोरा के अंदर गुफाएं हैं, राष्ट्रकूटों के समय की है। उसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट से संबंधित है। इसको आप बढ़िया से याद कर लेना और साइड में नोट करके डाल देना। ये प्रशस्तियां हैं। प्रशस्तियां क्या होती है? बेसिकली अभिलेखों का ही भाग होती है। ऐसे अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, जो किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए हो, जिसमें किसी राजा की उपलब्धियों के बारे में लिखा गया। जैसे हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 में पढ़ा था समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। तो जब हम राजाओं के बारे में उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके युद्धों के विजयों की बात करते हैं, तो हम उस अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। अभिलेख, सारे अभिलेख होते हैं। पत्थर पर लिखा है, शिला पे लिखा है, शिला पे, तो हम उसको शिलालेख कहते हैं। तांबे पे लिखा है तो हम उसको ताम्रलेख कहते हैं। किसी गुफा पे लिखा है तो हम उसको गुफा लेख कहते हैं, केव आपके इंस्क्रिप्शन कहते हैं। किसी पिलर पे लिखा है तो पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। किसी मंदिर पे लिखा है तो मंदिर लेख कहते हैं। मतलब धातु के ऊपर लिखा है तो धातु लेख कहते हैं। और ये सारे के सारे जो लेख हैं, ये सारे के सारे अभिलेख कहलाते हैं। तो अभिलेख की ये कैटेगरी है सारी। अभिलेख में भी अगर ये कैसा अभिलेख है, ये ताम्र अभिलेख है। और ताम्र अभिलेख वो माना जाता था जैसे ऊपर राजकीय मोहर होती थी। राजकीय मोहर के बिना के ताम्रलेख माने नहीं जाते थे। ये राजकीय मोहर ताम्रलेख की प्रमाणिकता थी कि वाकई में इसी शासक ने ये ताम्रलेख दिया है। ताम्रलेख क्या होता था? जनरली भूमि अनुदान पे दिया जाता था। जैसे मैं ब्राह्मण हूं और किसी राजपूत शासक है या कोई दूसरा शासक है, मुझे भूमि अनुदान दिया। अब मुझे भूमि अनुदान दिया तो उस भूमि का अनुदान वो किसी तांबे के ऊपर ऐसे लिखवाएगा कि फला फला राजा ने इस व्यक्ति के नाम इतनी जमीन इस क्षेत्र तक की दी है। और वो लिखवाने के बाद में उसको इस तरह से तांबे को ऐसे, तांबे की ऐसे शिला उसको है वो बांधेगा उसको, और नीचे यहाँ पे मोहर लगा के देता था। फिर वो ताम्रपत्री उसके पास में रहती थी। तो ताम्रपत्री अपने आप में एक अभिलेख होता है, जिसे तुम ताम्रलेख कह सकते हैं। ये एक ऐसा ही ताम्रलेख है जो संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने ये बात की, देखो आपने अगर इसको पढ़ा हो, देखा हो, तो ये लिखो कि उन पर मोहर लगी हुई है, और मोहर प्रमाणिकता का दस्तावेज माना जाता था। और ये एक शासक का है जिसमें भूमि अनुदान का विवरण दिया गया है, और जिन कड़ियों में ये जुड़ा है वहाँ पे लगा हुआ है। और ये संस्कृत का एक, तमिल का एक ताम्रपत्र है। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी का ताम्रपत्र है। तो ऐसे ताम्रपत्र जनरली भूमि अनुदान के संबंध में दिए जाते थे। और दक्षिण भारत वगैरह में भूमि अनुदान की परंपरा थी। हमने गुप्त काल जब पढ़ा था तो उसमें भी भूमि अनुदान के कई सारे अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। राजा जनरली भूमि अनुदान देता रहता था। अब आगे देखिए आप। अब दूसरा शब्द आता है प्रशस्ति, मैंने बता दिया, भूमि अनुदान बता दिया। ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं। तो राजा उस समय, आप सोचिए कि राजा इस तरह से शासन करता था, ऐसे टैक्स चलता था। अब साथ साथ में राजा अपनी
उपलब्धियों के लिए प्रशस्तियां लिखवाते थे। हालांकि हम जिस प्रशस्ति की बात करने वाले हैं वो प्रशस्ति उसके बेटे ने लिखवाई है। हम बात करने वाले हैं ग्वालियर प्रशस्ति की। ग्वालियर प्रशस्ति है मिहिर भोज की, और उसमें लिखा किसका है? नागभट्ट द्वितीय का, जो कि मिहिर भोज का बाप था। वो बालादित्य ने उसको लिखा था। उसमें उसने क्या लिखा है कि राजकुमार के रूप में भी नागभट्ट ने कई सारे राज्यों को पराजित किया था, जिसमें सिंध से लेकर आपके नीचे आंध्र से लेकर और आपके गंगा से क्षेत्रों से लेकर इन राजाओं को पराजित किया था। उसने कन्नौज के चक्रा युद्ध को पराजित किया था। उसमें लिखा है कि उसने आपके गुजरात के अवध क्षेत्र से लेकर आपके बंगाल से लेकर और विभिन्न सारे उत्तर के वत्स और मत्स्य जैसे महाजनपदों क्षेत्र जो पहले हुआ करते थे, उन सभी क्षेत्रों को नागभट्ट ने पराजित किया। तो नागभट्ट की खूब प्रशंसा ग्वालियर अभिलेख में भी है, इसलिए कई बार ग्वालियर अभिलेख को ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं। तो राजा लोग क्या करते थे? अपनी प्रशस्तियां लिखवाते थे। राजा लोग भूमि अनुदान भी देते थे। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि ये राजा अपनी उपलब्धियों हेतु प्रशस्ति लिखवाते थे। ठीक है, प्रशस्ति लिखवाते थे। यह एक प्रकार का अभिलेख है। अभिलेख होता था, अभिलेख है, जिसमें राजा की तारीफों के या राजा की तारीफों को लिखा जाता था। ठीक है, तो राजा लोग अपनी उपलब्धियों के लिए क्या करते थे? प्रशस्तियां लिखवाते थे। और एक ऐसी प्रशस्ति की हम बात करेंगे जिसमें मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। जो बालादित्य ने लिखी थी। प्रशस्तिकार कौन था? बालादित्य। बालादित्य ने संस्कृत में लिखी थी। नागभट्ट द्वितीय की यह प्रशस्ति है। देखो, अभिलेख किसके काल का है? मिहिर भोज के काल का है। और प्रशस्ति किसकी है? ये नागभट्ट द्वितीय के बारे में लिखा गया। नागभट्ट द्वितीय मिहिर भोज का पिता था। ठीक है, इसमें लिखा है कि जगह नहीं है, अगली स्लाइड में आ रहे, आप उसको लिख लो। ग्वालियर प्रशस्ति में अच्छा, अब मैं जो बात लिखवा रहा हूं ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बात है। ठीक है, ये मत सोचना सर ने डेप्थ में पढ़ा दिया, ये वही पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं जो सच में एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय हेतु या नागभट्ट द्वितीय की प्रशंसा में
निम्न श्लोक लिखे हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा है देखो। 3 बातें आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखनी है। पहली बात ये लिखी है कि आंध्र सैंधव, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, सैंधव का मतलब सिंधु प्रदेश, सिंधु नदी क्षेत्र सैंधव, और विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र का एरिया, विदर्भ और कलिंग व कलिंग के राजाओं को राजकुमार के रूप में नागभट्ट ने पराजित किया था, के राजाओं को पराजित किया। ठीक है, कन्नौज के चक्रा युद्ध को पराजित किया। चक्रा युद्ध उस समय शासक था जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या लिखा है, कन्नौज के राजा धाराशाही हुए। कन्नौज के चक्रा युद्ध को पराजित किया। ठीक है, फिर राजा बनने के बाद इसने क्या लिखा है कि और उसके बाद तो कई शासकों को पराजित किया, जैसे वंग, वंग का मतलब था बंगाल। ठीक है, वंग, और दूसरा आता है आपके अनर्थ, अनर्थ शासक जाता है गुजरात के अंदर, अनर्थ, मालवा, और आपके वंग, अनर्थ, मालवा, वनवासी, वनवासी कर्नाटक में, और उत्तरी भारत के क्षेत्र जिसमें आपके वत्स, ये वत्सन पहले महाजनपद भी हुआ करते थे। उत्तरी भारत के क्षेत्र वत्स व मत्स्यन, वत्स व मत्स्यन, तथा तुर्क, तुर्क आता है, तुर्क क्षेत्र को कहते थे, आजकल तुर्किस्तान, तुर्क दंडा कर भी लगता था। तुर्क राजाओं को पराजित किया, राजाओं को पराजित किया। वनवासी के लिए उसने किरात शब्द यूज किया है। कौन सा? किरात। तो ये आप याद रखना, ये एनसीईआरटी का विवरण है, और पूछ लिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे पूछते हैं? ऐसा विवरण देके 3-4 लाइन फिर लिख लेंगे कि ये विवरण किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है, या किस शासक को वंग, अनर्थ, मालवा, किरात का विजेता कहा गया है। संस्कृत में श्लोक लिख के बता देंगे, पूछ लेंगे आपसे। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्वालियर प्रशस्ति आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रशस्ति मानी जाती है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि राजा प्रशस्तियों के साथ साथ भूमि अनुदान भी देता था, और भूमि अनुदान जब देता था तो वो राजकीय मुहर लगा ताम्रपत्र भी देता था। और ताम्रपत्र में लिखा क्या होता था? ताम्रपत्र में ये लिखा होता था कि यह राजा भूमि अनुदान दे रहा है इस ब्राह्मण को, इस व्यक्ति को, और इसके अंदर क्या क्या हम साथ में दे रहे हैं। हम मेड़ी बना के दे रहे हैं, हम इसमें पानी के टैंक, नहरें, हौद, ये सब बना के दे रहे हैं, हम इसको पूरा साफ करके दे रहे हैं, हम इसके अंदर झाड़ियाँ, फल, फूल, बगीचे वगैरह सब दे रहे हैं आपको। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको, जल को वेस्ट नहीं करोगे,
आप इसकी रक्षा करेंगे, आप इनसे टैक्स वसूलेंगे और इसका एक हिस्सा राजा को भी देंगे। ये पूरी की पूरी विवरण जो है वो उस ताम्रपत्र में लिखी जाती थी। ऐसे कई ताम्रपत्र दक्षिण भारत से हमें प्राप्त होते हैं। बात को लिखेंगे हम यहाँ पे। राजा बड़ी संख्या में भूमि अनुदान भी देता था। अनुदान देता था, भूमि अनुदान देता था। ठीक है। अनुदान के साथ राजकीय मुहर ये प्रमाणिकता थी। बिना राजकीय मुहर की ताम्रपत्र को माना नहीं जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, फर्जी भी हो सकती थी। ठीक है। राजकीय मुहर लगा, ताम्रलेख मुहर लगा, ताम्रलेख भी जारी किया जाता था। ताम्रलेख जारी किया जाता था। ठीक है। इस लेख में विवरण होता था कि भू के साथ क्या क्या दिया जा रहा है। ठीक है। क्या क्या चीजें दी जा रही है वो सारा विवरण होता था। तो क्या क्या देते थे देखो, भूमि के साथ साथ में भूमि की मेड़बंदी होती थी। मेड़बंदी, इसके साथ साथ में आपके कांटेदार झाड़ियों की मेड़बंदी होती थी पूरी। बगीचे, वृक्ष, पानी, चारागाह, बगीचे, वृक्ष लगा के, चारागाह बना के, छोटा मोटा गांव उसके अंदर होता था। गांव, भवन, सिंचाई के साधन, जिसमें आपके नहरें, तालाब, हौज, सरोवर, सिंचाई के साधन साथ में बना के देते थे ताकि वहाँ से वो आराम से तालाब, झीलें, सरोवर हो गया, झीलें, कुएं, मधुमक्खियों के छत्ते, बाग बगीचे और भी बहुत सारी चीजें, मतलब इतना तो लिखना ही है आपको। ठीक है। ये सब दिए जाते थे। इसमें कर वसूली की उम्मीद की जाती थी। वसूली होती थी और इसमें यह भी लिखा था कि राजा आपसे उम्मीद रखता है कि आप जल का नष्ट नहीं करोगे, जलीय क्षेत्रों का उपयोग सही तरीके से करोगे, पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीजें भूमि अनुदान के साथ में दी जाती थी। इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। इसके साथ साथ में एक कलहण की राज तरंगिणी का भी इसमें विवरण आया हुआ है, आप उसको लिखिए। मैं साथ सोच रहा था वो विवरण भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, इसमें एक विवरण जो है वो आपके इस समय राजाओं की जो जानकारी का स्रोत था, कलहण ने बखूबी दिया है। कलहण ने कश्मीर का इतिहास लिखा है, बड़ा बिल्कुल पुराने जितने भी पुराण थे, नीलमत पुराण वगैरह, ऐसे कई पुराणों का उपयोग करके और 11वीं-12वीं शताब्दी में इतिहास लिखा था। और यूरोपियन इतिहासकार इसको भारत के इतिहास लेखन की पहली वैज्ञानिक पुस्तक कहते हैं। इतना शानदार इतिहास लेखन कलहण ने किया था। राज तरंगिणी नाम है, इसमें 8 तरंगे हैं, टोटल अध्याय हैं 8, जिसमें कश्मीर का मुख्य रूप से इतिहास मिलता है। हालांकि कश्मीर के संबंध जिन जिन स्टेट से रहे थे उन सब का इतिहास इसमें है। तो कलहण की राज तरंगिणी बाद में 3 बार और भी लिखी गई। जौनराज के द्वारा लिखी गई, प्रजा भट्ट व सुक के द्वारा लिखी गई, श्रीवर के द्वारा लिखी गई, लेकिन मेन तरंगिणी जो थी वो कलहण ने लिखी थी। तो इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस समय का इतिहास जानने का अहम स्रोत कलहणकृत राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास मुख्य रूप से है। जिसमें कश्मीर का इतिहास मुख्य रूप से है, जिसमें कश्मीर का इतिहास ठीक है। ध्यान रखना, बाद में इसको जौनराज ने लिखा था, फिर श्रीवर ने लिखा, फिर प्रजा भट्ट व सुक ने लिखा। ये तीनों ने को एक क्रम से याद रखना आप, है ना, क्रम से। पहले दूसरी राज तरंगिणी जौनराज ने, तीसरी श्रीवर ने, चौथी प्रजा भट्ट व सुक ने लिखी। ये मेरी तरफ से एक्स्ट्रा फैक्ट है, को कालांतर में लिखा गया। ठीक है, और ये क्रम से है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें कुल 8 तरंगे हैं। और नीलमत पुराण का यूज हुआ है मुख्य रूप से, सहित कई प्राथमिक स्रोतों का इसमें यूज किया गया है लिखने में। प्राथमिक स्रोतों का उपयोग हुआ इसमें। ठीक है, लिखने को तो बहुत है, लेकिन अभी अपन इसमें इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा फिर छठी की सीमाएं जो है फिर पार हो जाएगी। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब हम अंत में आते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर कल से हम चोल राज्य पे बात करेंगे, उरैयूर से तंजावुर की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास का अंतिम बिंदु त्रिपक्षीय संघर्ष मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये लड़ाई लड़ी गई कन्नौज के कारण, और आप यूं समझ लीजिए जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ पे कन्नौज आया हुआ है। अब इसको पाने के उद्देश्य से इधर से पाल,
इधर से आपके प्रतिहार और नीचे से राष्ट्रकूट, इन तीन पक्षों के बीच में तकरीबन 100 वर्षों तक लड़ाई चली, जिसको हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और अल्टीमेटली इसमें प्रतिहारों की विजय हुई थी और गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी कन्नौज को स्थापित किया था। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी रही थी पहले, और उससे पहले कन्नौज का कोई इतना महत्व नहीं है। ठीक है, उपजाऊ भूमि है और मैदानी क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, बस यही था। बाकी कन्नौज से पाटलिपुत्र वगैरह ज़्यादा स्ट्रेटजिकली महत्वपूर्ण वो स्थान थे, लेकिन लड़ाई कन्नौज को लेकर थी, थोड़ा प्रतिष्ठा का विषय था, तो यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हम थोड़ा सा लिखेंगे कि कन्नौज को लेकर या कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंशों के मध्य सौ वर्ष तक संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और इसमें प्रतिहार अल्टीमेटली जीते थे। इसके बीच की लड़ाई जो है वो इतना ज़्यादा बेसिक युद्ध है, सारा याद रखने की जरूरत नहीं। एक बार वो हारेगा, जीतेगा, चलता रहेगा, और इतना महत्वपूर्ण भी नहीं, बस सामान्य सा इसका इतना देख लेना। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, इसमें अंततः प्रतिहार जीते थे, प्रतिहार विजयी हुए। और ये वो अवधि थी जिस समय मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1025 के बीच में 17 बार भारत पे आक्रमण किया और सोमनाथ को लूटा था। ठीक है, यह वह काल था जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। महमूद गजनवी ने एक 1000 से 1025 के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। के मध्य भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये लूट आपको पता ही है, और हम मुसलमानों के आक्रमण में पढ़ते भी हैं नेट वगैरह में, बड़े कोर्स में। मंदिर को लूटा था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है खुद को रोकना, क्योंकि जब ये घटना लिखवाता हूँ तो मेरा मन करता है उसको पूरा डिटेल से बता दूं, लेकिन फिर होगा क्या है, होगा ये कि सातवीं कक्षा की 40-50 क्लास में हो जाएगी, फिर कोई देखेगा भी नहीं। यूं भी कम देखते हैं लोग। कंटेंट अच्छा होता है तो फिर देखने वालों की संख्या फिर अपने आप कम बढ़ जाती है। यही अगर मैं भाषण दे दूं बढ़िया, तो उसको 2 लाख लोग सुन लेंगे। अगर उसके भाषण तैयार करने के लिए मुझे 10 मिनट का समय भी नहीं चाहिए। इसको तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटे तो चाहिए प्रिपरेशन में। 1 से 1.5 घंटे की क्लास 4 घंटे देता हूँ, तब एक क्लास हो पाती है। और भाषण के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुंह धोना, बाल सेट किए, 15 मिनट आके बोलना है, और उसको 2 लाख 2.5 लाख लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि भाषण देना ही ठीक है फिर तो, क्योंकि 4 घंटे
मेहनत करूं, उसको 4000 लोग देखेंगे, और 10 मिनट भाषण दे के जाऊँ 2 लाख लोग सुनते हैं। फिर सोचता हूँ चलो 4000 लोग जो देखते हैं वो भी बहुत जेन्यून व्यक्ति एक भी देखता है ना, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। खैर अपन तो क्या काम करते जाते हैं, नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये तय है कि पढ़ने वालों की संख्या बेहद कम है, माहौल बनाने वालों की संख्या बेहद अधिक है। माहौल ये ज़्यादा है और हार्ड ऑनेस्ट डेडिकेटेड प्रिपरेशन करने वालों की संख्या मार्केट में बहुत कम है। ये मैंने देख लिया। यहाँ पे सोमनाथ मंदिर को लूटा था, इसी के साथ अल बरूनी जो है वो भारत आया था। इसी ने लेखा जोखा रखने के लिए अल बरूनी की नियुक्ति की थी। इसी ने भारत का लेखा जोखा रखने हेतु अल बरूनी की नियुक्ति की थी। और अल बरूनी ने क्या लिखा था? किताब-उल हिंद। किताब-उल हिंद लिखा, ठीक है। और पृथ्वीराज के काल में अंततः ये सफल हुए। और बस लास्ट लाइन मैं चाह रहा था, इसको लिख लेता हूँ। इन सारे राजपूत राज्यों में चौहान सबसे मजबूत थे, जो दिल्ली और अजमेर को चाहते थे। इन्होंने गुजरात के चालुक्यों से, गहड़ वालों से लड़ाई करी, सबसे शत्रुता मोल ली। अंततः मोहम्मद गौरी से 1191 में जीते तराइन का युद्ध, और 92 में तराइन का युद्ध हारे। उसके साथ ही राजपूत युग समाप्त हो गया। ये लास्ट लाइन लिखते हैं, उसके बाद ये पूरा हो जाएगा। इस काल में के अंत में चौहान सबसे शक्तिशाली थे। सबसे मजबूत कौन थे इस समय? चौहान सबसे मजबूत थे। और ये क्या चाहते थे? अजमेर इनकी राजधानी थी, और ये अजमेर व दिल्ली पर अधिकार चाहते थे। अजमेर तो सदैव नियंत्रण चाहते थे, इन्होंने गहड़ वालों से और चालुक्यों से लड़ाइयाँ, आपसी संघर्ष किए। चालुक्य मतलब गुजरात के सोलंकी से आपसी संघर्ष किए, तो इसका फायदा आक्रांताओं ने उठाया। ग्यारह सौ 91 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। गौरी को तराइन प्रथम में पराजित किया। और और 1192 में तराइन द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे, को पराजित किया। और इसके साथ ही राजपूत काल समाप्त हुआ।
इस आर के साथ मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, सल्तनत काल शुरू हुआ, जिसको अपन अगली क्लास में देखेंगे, मतलब चोलों के बाद में स्थापित हुई, तथा राजपूत युग काल समाप्त हुआ। ठीक है। तो ये इतिहास के अंदर तराइन का जो दूसरा युद्ध है, ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय राजपूत युग पूरा समाप्त हुआ था, हिंदू शासन पद्धतियाँ समाप्त हुई, और ये केवल पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं थी, ये सारे राजपूतों की पराजय थी, और ये पूरे मुसलमानों की विजय थी। भारत में मुस्लिम सत्ता का आरंभ इसी युद्ध के बाद हुआ। मुझे कोई पूछे ना कि ऐसा कौन सा युद्ध है जिसने इतिहास को निर्णायक मोड़ दिया, तो मैं कहूँगा तराइन का द्वितीय युद्ध। अगर यहाँ पे पृथ्वीराज जीत जाते तो सल्तनत युग शुरू नहीं होता, और मुस्लिम शासन पद्धतियाँ एटलीस्ट इस समय तो नहीं होती। तो मुस्लिम शासन पद्धतियाँ शुरू हुई थी, मध्य युगीन भारत शुरू हो चुका था। अगले चैप्टर में हम क्लास में हम आगे ये चोल राज्य देखेंगे, और उसके बाद में वापस तीसरा जो अध्याय है वो पूरा मुस्लिम सत्ता का ही है, चौथा अध्याय मुगल सत्ता का है, पांचवा अध्याय मुगल और सल्तनत दोनों की कला का है, और फिर भक्ति सूफी, और उसके बाद में ये 7वीं कक्षा पूरी हो जाएगी। बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है सारे के सारे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रही, मस्त रही और पढ़ते रहिए।